अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका हफीज़ ताहिर और आज मैं फिर आया हूँ आपके पास सजाद आफू के इंटरव्यू का उनके साथ पॉडकास्ट का दूसरा हिस्सा लेकर। तो आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं मेरे साथ और मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ आपके साथ आपके सामने। सजाद, हमने मोहब्बत की बात शुरू की है। तो मोहब्बत जो है वो इंसानी ज़िंदगी का एसेंस है, इत्र है, महक है। और जब यह मोहब्बत इश्क में ढलती है कि और ही रंग रूप होते हैं और इश्क इंसान की अपनी ज़ात को फना कर देता है और फिर या महबूब रह जाता है या महबूब के हवाले से किया हुआ काम बाकी रह जाता है। कुछ शायरी रह जाती है, कुछ मौसीकी रह जाती है। तो जब आप अपनी मोहब्बत में डूब गए तो उसके बाद जो आपने कंपोजिशंस बनाई उसमें से कोई सुनाएंगे? हाँ जी। मोहब्बत एक एक तो इश्क की जुनून बहुत ज़्यादा हो जाए उसकी तरफ तो मैं नहीं चाहता कि बंदा मजनू बन जाए या रेतों में दौड़े रुल जाए। मैं तो एक रोमांटिक आदमी हूँ कि मेरे पास एक खुशबू है। आपकी दोस्त औरतें, अल्लाह ने आपको फूल दिया है एक जायज़, आप उस फूल को खुशबू लें और उसकी इज़्ज़त करें, उसको कोल बैठे आपके अच्छे से गाने सुनाएं, खाना खाएं, उनकी बातें सुने, अपनी सुनाएं। ये रोमांस बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी में एक फ़िल्म बनी थी 81 में, नहीं अभी नहीं, जिसका वर्जन फिल्म थी, असल में ये अमेरिकन मूवी थी समर 42। जी जी। तो उसका वर्जन रसूलुल्लाह सब ज़्यादा इंग्लिश मूवी की करते थे क्योंकि अमेरिका में स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़े इसमें ये नहीं बात कि अमेरिका है, बात ये है कि वहाँ लोग बहुत टैलेंटेड है। वहाँ जो उन्होंने हॉलीवुड में फिल्में, जैसे मेल गिब्सन नहीं मान जो इस किस्म की मूवीज़ बनाता है, तो वहाँ टैलेंट बहुत है। राइटर, मैं यही इंटरव्यू में कहता हूँ कि राइटर बहुत बड़ा होता है जिसकी कलम बड़ी पावर होती है। जब वो स्क्रिप्ट लिखता है तो उसमें सारे लोग आ जाते हैं, उसके स्क्रिप्ट से फ़ायदा उठाते हैं। अगर वो कोई स्क्रीन पे लिख रहा है तो एक्टर बन जाता है। आपको ऐसा राइटर नहीं है जो ऐसा स्क्रीन पे लिखे कि नया एक्टर बन जाए, बोल ही नहीं सकते। ये भी बड़ी बात है कि अच्छा राइटर जब लिखता है तो नया बंदा जब बोलता है तो उसको हिट करा देता है। ये बहुत ये मूवी जो थी हमारी नहीं अभी नहीं, इसमें फैसल को और अयाज को इंट्रोड्यूस कराया नज़रुल साहब ने समर 42 का एक छोटा सा थीम लेके, तो उसका वर्जन बनाया उन्होंने। तो वो मैंने फिल्म देखी हुई थी, तो मैंने कहा नज़रुल साहब को ये तो मैंने देखी है। कहते हैं ठीक है लेकिन मैं अपने हिसाब से बना, चुप रहो तुम। बैकग्राउंड से पहले बात थी। तो जब गाना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा उसको, राइटर को, कि इसका मूड है कि बच्चा अभी उसने कुछ भी नहीं देखा, बस ऐसे ही साइकिल पे जा रहा है, गा रहा है कि जवान हो रहा है, नया नया लोग देख रहा है, स्कूल की लड़कियां देख रहा है, उसके ख्वाब आ रहे हैं बड़े बड़े अच्छे। तो एक बच्चा यंग है, बस जा रहा है। उसने आगे स्कूल में जो 10वीं क्लास में है तो उसकी दुनिया कुछ और बदली है, फिर वो अपना को मतलब एजुकेशन में है। तो ऐसा मूड था। तो फिर वो मैं भी साथ बैठा था, गाना लिखा जा रहा था। समा खाउसा समा मिले थे दिल जहां, कहाँ लेके चला मुझे दिल मेरा, अब उन्हीं राहों में मिल जाएंगे वो दिन, कभी तो आएंगे तुझे गले लगाएंगे, कभी आते हुए कहीं जाते हुए हम इन्हीं राहों ला 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 अंतरा ये आते जाते चेहरे माना के है हंसी, ऐसे तो है हजारों तुझसा नहीं हंसी, लगती है जिंदगी अधूरी, कैसे ये दूरी होगी दूरी, ये दिल कभी तो आए। इसमें गिटार तो 3 गिटारें थी, जिसमें असद था हमारा कज़न, मेरे भाई थे, पोपा साहब थे, एक टेनर बैंजो होता है जिसका कंट्री म्यूजिक है, ये स्टाइल है उसका। कंट्री म्यूजिक है अमेरिका का, यूरोप के गाँव का। तो वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा, वो रोबर साहब लेके आए, वो गोल सी खल होती है, ऐसे चलता है वो, अब मेरे पास नहीं, मंगवाऊँगा तो कोई भी ना पकड़े कि ये कैसे। तो मुझे शौक़ था कि ये मैंने वीडियो देखे हुए थे केसर मंगवा के अमेरिका से, ऐसे भाई मैंने उसकी ट्यूनिंग का भी पता था।
मैंने करके जब रिदम शुरू किया तो उन्होंने कहता ये चाहिए कंट्री म्यूज़िक, उसका माइंड कुछ और था, वेस्टर्न था, बिल्कुल झिम चिक झिम चिक डम चिक, ऐसे करके उसके बड़ा सॉफ्ट सा म्यूज़िक था। तो मैंने जब बजाया, जब रिकॉर्डिंग में, उसके बाद हमारी प्लेसिंग हुई रिहर्सलों के बाद, अच्छा कोई गिटार वाले हमारे कज़न दोस्त पकड़े ना, ये हमने नहीं पकड़ना, इसकी ट्यूनिंग किया कैसे बजाया, मैंने किया ये रिदम अजीब है, मैंने फिर बजाया, जब उसका बैलेंस हुआ तो अंदर से रोबन कोच कहता ओ ये क्या बन गया। मैंने कहा ये कंट्री म्यूज़िक जो आप चाहते थे वही है, जॉन डैनवर हो गया, बीबी किंग दूसरे। मैंने कहा ये तो वहाँ बड़ी मिठाई मंगवाई गई और मेरा रेट वहाँ 100 रुपये था, मुझे 300 रुपये मेरा इखलाक का और मेरा तकरीबन सिंगर के पैसे मुझे मिलते थे। रॉबिन गॉस साहब का आपने जिक्र किया कि किस तरह इक्वेशन हुई उनके साथ, किस तरह उनके साथ कम्युनिकेशन हुई, तो उनका कोई मशहूर गाना जो आपने बजाया हो? बहुत ज़्यादा गाने, जैसे वो था गाना आपको गा के सुनाए। एक मुझे याद आ रहा है जो आखिरी मैडम नूर जान को डैडी ने गवाया था गाना, की दम दा भरोसा। सुभान अल्लाह, मुझे तो बेहद पसंद है वो गाना। फोन पे बात हुई, मैडम कराची हॉस्पिटल में थी, आगा खानी हॉस्पिटल, तो डैडी ने हुमा बाजी को बोला कि मेरी बात कराएं, ये गाना उनके गाने वाला है, अभी तो क्या करूँ मैं, क्योंकि मुझे सिंगर नया नजर, उस नसीबा भी इंट्रोड्यूस नहीं थी, वो आई थी 1999 में या 1997 में, तो उससे पहले 95 में ये गाना था, सखी बादशाह फिल्म बन रही थी। तो वो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भी मैं ताहो तेरा तो मेरे ते बड़ा आसान है, तू मेरा पुत्र भी है, दोस्त भी है, बहुत बड़ा बंदा है तू, मनो उस टाइम दे दोबारा अरूज दिता गाने दे के, तो मैं तबीयत तो ठीक नहीं लेकिन तेरे वास्ते मैं आवांगी, ऐसे पंजाबी बोलती थी। फिर आगे उन्होंने गाना याद कराया, ये हमने ट्रैक बनाया एक दिन पहले, तो हमने कहा भी पहले तैयार कर लें ताकि मैडम बीमार हैं आके गाइए। हमने फिर छोटी छोटी उस वक्त पेस्ट होता था, थोड़ी थोड़ी करके लाइनें करके उसको जोड़ा, तो भूख उनको लगती है ना, फिर गाना छोड़ देती थी, कहती मुझे खाना खिलाओ, तो हमने पकवा के लाया था वो, मतलब बड़ी अच्छी वो दाल थी ना दूसरी वाली, वो खाती थी दाल गोश्त, तो खवाया, तो उसके बाद पहली सदाई गई, किसे नू की कहना यारी आपे मिलाइए, इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाई, नहीं पलदा कोई इतबार हो, नहीं पलदा कोई इतबार, दम बिना में की दम दा भरोसा यार, दम बिना में। ये गाना उनसे बड़ी मुश्किल से फिर अंतरे को मुझे बैठाया था कि आप सामने बैठो, फ़ौरन पेस्ट कर दो, ओके ओके करो, दूसरी लाइन चार चार लाइनें करके उसको मिस किया, एक अंतरा उन्होंने फ्लो में पूरा कर दिया। फिर उसके बाद डैडी के दोबारा पहले वाला अंतरा करवाओ, तो अंदर बैठे थे उनके पास बाजी, मैंने कहा जी पहला अंतरा ज़रा वैसे चेक कर ले ऐसे ही, तो रिदम शुरू करके लगाया, उन्होंने चेक करते ही ऐसा कह दिया, तो फ़ौरन सारा कटिंग करके और करवाया बड़ी मुश्किल से। उसके बाद फिर तबीयत उनकी चले गई, उधर ख़राब हो गई। मैडम के ज़िंदगी के आखिरी गानों में से ये गाना है, और ये गाना बहुत खूबसूरत और अमर गाना। अच्छा, मैडम के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविज़न में जिन गुलकारों या गुलकारों के साथ आपने काम किया, उनको कुछ नाम तो बताएं कि किन किन के साथ काम किया? मैंने जब काम किया उस टाइम माला बेगम 74 में कर रही थी, नजीर अली साहब के गाने, आंसू फिल्म बन रही थी, और अपना रुश्दी साहब के आखिरी गाने चल रहे थे, अहमद रुश्दी साहब, और अपना फिर उसमें मसूद राना साहब के भी गाने चल रहे थे। फिर बीच में ए नैयर आ गया तो ए नैयर के साथ सारा फिर मैंने बजाया काम। लेकिन मैंने माला बेगम साहब जो गाना बजाया था, मुझे उसमें बोंगो बजाए थे, वो गाना था तेरे मधुबरे नैर मिल पे ते चंद्रा शराब ते वरोरी अखा नैर लखैं ते चंद्रा, ये मैंने बजाया था।
ये पार्ट मेरा था। साथ मेरे अंकल अमजद साहब थे बोंगो पे, जो साहिर बग्गे के वालिद हैं, वो बोंगो प्लेयर थे। डैडी ने उनको बोंगो बना के दिया था। सारे ताफो बदलते थे, तो डैडी ने सबको टीचिंग, तो वो बजा रहे थे। ये पार्ट उनका था, ये भी यही देखा क्या काम है, तो मेरा पार्ट था परकशन। बस एक चलते चले हवा में तीर चलाने के बाद नीचे ऊपर और दरमियान में आता था मैं। बस एक होता है ना, एक होता है सामने, एक होता है ऐसे आना, और पूरी 5 मिनट में आना बड़ा मुश्किल काम है। अब तो लोग बैठे कंप्यूटर पे करते हैं, वो निकल आता है रिदम। वहाँ खुद ही बड़ा कुछ बने होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना गाने का पता, ना अरेंजमेंट का नहीं पता कि बीच में पीस कौन सा होता है। अगर वेस्टर्न भी हो ना, तो मैंने वेस्टर्न भी काम किया कि गिटार किधर जाएगी आपकी, जैसे ब्लूज म्यूजिक है। वो देख गए मतलब जॉनर है जिसका आप कह सकते हैं कि वो जो म्यूज़िक होता है तेज़ वाला रॉक एंड रोल म्यूज़िक है, यानी किसी का नॉलेज भी नहीं, ना बेस गिटार के पार्ट होते हैं उनको बनाना कि पार्ट कैसे बजेगा, ओरिजिनल बेस गिटार क्या बजेगी, वो जो तबला ले हैं ना, कंपोज बड़े बड़े टॉप के आजकल ऐसे हैं कि जी वो मौसीकार बने हैं, पता नहीं वो कौन है आजकल, ना नहीं लूँगा, बड़े बड़े जो टीवी पे स्पॉन्सर लेके मौसीकार बन जाते हैं, ना ट्यून का पता है, ना ट्यून किधर जा रही है, हमने कैसे किसी को कंपोज करना है। खुदा की कसम माजरत जिन जो टॉप के सिंगर बने हैं, एक मुझसे 27 आके याद कर ले, नया गाना नहीं याद होगा उनको। अच्छा, नूरजहाँ के अलावा कौन कौन से सिंगर पसंद हैं आपको? नूरजहाँ के अलावा जो मुझे मज़ा आया ना सिंगर का, वो रूना लैला थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आशा थी दूसरी, जैसे उससे मुजरा का गाना, मुजरा ये नहीं कोई बुरी चीज़ है, मुजरा एक इस मतलब पार्ट ऑफ द म्यूज़िक एक चीज़ है, क्लासिकल का एक हिस्सा है मुजरा। और जैसे एक राग में से आप क्लासिकल गाने का एक नेम क्लासिकल बनाते हैं, गज़ल है वो भी क्लासिकल राग से निकलती है। तो उसने जो गाने आके यहाँ नसार बज़मी साहब के, कमाल अहमद के, ताफ़ो साहब के, ऐसे गाने गा गई, ऐसा उसने काम किया है। और इतनी अच्छी लड़की थी वो, पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको तमीज़ थी बैठने की। जब आखिरी गाना था एक फ़िल्म का, मैंने उसके साथ बजाया, उस टाइम रात को जा रही थी वो, आपको पता है क्या मामला हो गए थे, लेकिन बस हो जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि आर्टिस्ट चाहे अच्छा कब, सुर और ताल एक होता है, कोई भी गाए उसकी इज़्ज़त बनती है, सुर और ताल में फ़र्क नहीं है। हम अगर किसी को बुरा कहेंगे समझे सुर और ताल को बुरा कह रहे हैं, ये कभी नहीं कहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ नरम हैं, हल्के हैं, उसका ये मतलब नहीं आप कहें कि ये वो बहुत बुरा है। इसलिए आपको सुर ताल की इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था कि बच्चे को नहीं आता क्या है म्यूज़िक, लेकिन लगे म्यूज़िक को प्रमोट तो हो रहा है, लेकिन उनको सीखना चाहिए कि गिटार का स्टाइल क्या है, बेस क्या है, जो हम रिकॉर्डिंग करें इसमें असर सिंगर को कैसे गवाना है, वो पैसे पकड़ लेने, वीडियो भी अच्छा बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, वो तबाह हो जाता है। फिर इसलिए परवान नहीं चढ़ रहा, मौसीकी ऊपर नहीं जा रही। जहाँ आप देखें पाकिस्तान आइडल में भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गाने टॉप के गए हैं, या एल्बम का गाना एक अदा होगा, को सुरीला गाना को ले लें, वरना सारे इंडस्ट्री के गाने टॉप के हमारे गए हैं। यकीन करें कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का गाना, रेडियो के गाने, रेशमा जी के, मैडम के, पीटीवी का म्यूज़िक, ये तीन, फिल्म इंडस्ट्री और पीटीवी और रेडियो, इस जैसा म्यूज़िक नहीं आ सकता। आपकी फैमिली में एक शबनम मजीद भी तो है, उसके बारे में क्या राय है आपके? मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वो आर्टिस्ट है, ज़ाहिर है आर्टिस्ट की शादी आर्टिस्ट ही होनी चाहिए, और वो एक बहुत पक्की सिंगर है और बहुत बाअदब है, बहुत पक्की सिंगर है। उसको मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए 90 में, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, फिर पीटीवी पे गाया, फिर रोबन साहब का गाना उनको मिला कि वोकल ही बहुत अच्छी थी। ये भी अल्लाह की देन है, जब वोकल का टोन था ना बहुत अच्छा, तो वो बहुत सही। कि मैंने भी OST उनसे करवाया था पीटीवी का, शौक चंगेज़ी का। लेकिन मैं आपको बताया कि हमारा जब ड्रामा चलता है तो गाना ही नहीं चलता तो इसलिए मेरे कितने मौसम हुए मुस्कुराए, ऐसी फिर 15-16 गए, वो चले ही नहीं गाने। अब प्राइवेट प्रोडक्शन ने कहा है बना रहा हूँ उनके लिए, कुछ फिल्म की मौसीकी कर रहा हूँ। लेकिन आजकल जो फिल्में शुरू हुई हैं, गवर्नमेंट की बहुत शुक्रिया कि जो उन्होंने फ़ंड शुरू किया, लेकिन बात ये है कि आप वो दौर कहाँ से लाएंगे। अब लोग आते हैं, फिल्म चल रही है, कट हो गया जी,
दूसरे को बुला रहे उसको हीरो ले लें, उसको पता भी नहीं कि कैसे खड़ा होना है कैमरे के सामने, कि मैंने कैसे चल के आना है, उसका क्या मूड है, रिएक्शन एक्शन क्या होना है। ये अच्छी बात नहीं है। काम हो गए हैं 50 से 80 तक है जी, उसके बाद फिल्म या ड्रामा 90 का, उसके बाद कोई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं आए इन इंडस्ट्री में या PTV में जिन्होंने काम किया, जो काम कर गए हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नज़रुल सलाम साहब ले लें, हमारे इख्तिशाम साहब ले लें, हसन तारक साहब ले लें, अपना शान के वालिद है जो मेरे डैडी के बगैर काम नहीं करते थे, रियाज शाह साहब ले लें, खलील कैसर साहब ले लें, जिनकी मिसालें हैं कि जिन्होंने ऐसे रेत पे ऐसे उंगल करके निशान डाला, भी शॉट ले लो तो ऐसे लगा कि जैसे सांप चल के गया। वाह वाह वाह। ये डायरेक्टर की सोच होती है। अच्छा, आज के दिन इस पॉडकास्ट में तारिक ताफू को याद करें। हाँ जी, बहुत प्यारा लविंग बंदा था, हर बंदा, बहुत सारे लोग आए, बड़ा मोहब्बत करने वाला की, तो बहुत उसके बारे में लोगों ने बातें की, प्यार किया, बहुत उसकी इज़्ज़त दी। अल्लाह उसकी माफ़रत करे। हमारे बाप का बेटा, चाहे हमारा दूसरी वालदा में से, लेकिन भाई तो भाई है, उसमें कोई भाई होता। हाँ, मैं तो एक ताऊ साहब का एक ऐसा बेटा हूँ जो असल दरवेश हूँ। मेरे में कोई ऐसी चालाकी नहीं, ना मैं किसी का पैसा मार सकता हूँ, ना किसी की चालाकी कर सकता हूँ, ना किसी के साथ ऐसी 2 नंबरी, बल्कि मैं जो भी कुछ करके ही जाता हूँ। उनका नाम इस वक्त पाकिस्तान में हमारी जो फैमिली है ताफू ब्रदर, ये हम खुद ब्रांड है। हमारा काम बताएगा, मेरा स्टाइल बताएगा, और अपना रिप्रेजेंट अपने ख़ानदान को कर रहा हूँ। इस वक्त टॉप पे मैं कर रहा हूँ। कुछ गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं, लेकिन गिटार के अलावा इसके टाइटल सॉन्ग, उनका म्यूज़िक कंपोजिशन नए बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो डैडी के साथ काम कर लिया, अब तो वो गाने नहीं बन सकते। एक तो ये कि आपने ये कहा कि जितनी मौसीकी है वो क्लासिकल म्यूज़िक से स्टेम करती है और वहीं से आती है, चाहे वो कोई भी म्यूज़िक हो, फोक हो, कुछ हो। तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप राग दरबारी की कुछ शक्ल दिखाएंगे मैं गिटार पे। राग दरबारी, अनोखा लाडला, उसको भी बजाएंगे। पहले के दरबारी राग की देखेंगे इसको छेड़ते कैसे हैं। इसका स्केल नेचुरल बनता है, नेचुरल माइनर, डी माइनर। असावरी ठाट जिसको कहते हैं, जिसमें असावरी राग दरबारी और बड़े राग हैं इसमें, तो नेचुरल माइनर बनता है वेस्टर्न स्केल में। इसमें हमारा राग दरबारी। सुभान अल्लाह। जॉनर है जो गिटार पे रचाना, फिर उसको चाला देना सितार का, उस स्पीड को देखें और राग को रचाना। नेचुरल माइनर है, लेकिन इसका आना जाना ही डिफरेंट हो गया। अभी आपने इतना अच्छा मुझे राग दरबारी की शक्ल दिखाई। जी जी। तो ये जो इस तरह के क्लासिकल राग हैं, दरबारी या मलकौस या बेशुमार राग हैं, तो जो सूफियाना म्यूज़िक है हमारा, उसमें ज़्यादातर किस राग में बनाया जाता है? पुराना म्यूजिक में एक तो बैर भी बहुत यूज़ है, हीर वारिश है जैसे,
वो मेरी बड़ी हीर एल्बम में हिट हुई। मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक सिख बरादरी है, वो मुझे सुनती है लाइव भी, वो बहुत मुझे प्यार करते, कहते हैं हम जब नाश्ता करते हैं तो गिटार पे तुम्हारी हीर लगाते हैं। भैरवी का पूरा अंदाज, पूरा स्टाइल मैंने 12 सुरों की बजा दी है। ये हीर वाले शाह भैरवी में सारा हुआ। अभी एक पंजाबी गाना बनाया है मैंने, जो उसकी डिमांड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बात चल रही है मेरे गाने की, तो हमने मुल्क से बाहर भी दिया, देखें क्या चलता है। वो आखिरी गाना आपको सुनाता हूँ। वो मतलब सारंग है उसका राग से, जैसे मेघ भी आता है सारंग स्केल में आता है, तो वो ये है। होई दुनिया तो होई दुनिया ते बड़ी महंगाई वे, चन्न ते पुआ दे बंगला, चन्न ते पुआ दे बंगला। होई दुनिया ते बड़ी महंगाई वे, चन्न ते पुआ दे बंगला, चन्न ते पुआ दे बंगला। दूनी होवे तेरी सजना कमाई वे, चन्न ते पुआ दे बंगला, चन्न ते पुआ दे बंगला। होई दुनिया ते बड़ी महंगाई वे, चन्न ते पुआ दे बंगला, चन्न ते पुआ दे बंगला। मुक जांदा दुनिया ते प्यार दिलदार वे, हुण तेरे बाद हुंदा नहीं गुजारा वे। मुक जांदा दुनिया ते प्यार दिलदार वे, हुण तेरे बाजों ने हुंदा नहीं गुजारा वे। गल खोल के मैं दिल दी सुनाई वे, चन्न ते पुआ दे बंगला, चन्न ते पुआ दे बंगला। दूरी होवे तेरी सजना घुमाई वे, चन्न ते पुआ दे बंगला, चन्न ते पुआ दे बंगला। ये गाना इंशाल्लाह जो भी फिल्म में डालेगा ना, ये मैं लिख के देता हूँ कि सुपर हिट चार्ट सॉन्ग आएगा। ये सज्जाद ताफ़ुज़ साहब, आपके ख़ानदान को अवामी सतह पर भी बहुत सराहा गया, हुकूमती सतह पर भी बहुत सराहा गया, तो ज़रा ये तो बताइए कि आपको हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अवार्ड दिया? जी, बहुत खुशी हुई आपने ऐसा सवाल किया, और मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट की बहुत ही मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड, तगमा इम्तियाज़ दो, मुनफरिद अपने काम पे जो किसी को मिलता है वो उन्होंने मुझे दिया है 2015 में। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और ख़ानदान में सबसे पहला मतलब मैंने ये रिसीव किया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे बच्चे साथ थे उस टाइम। गवर्नर हाउस में आप जाएं और आपको लोग वो बड़े तमगा लगाएं और लोग उठ के क्लैप करें, ये बड़ी ऑनर की बात थी। तो आई वाज द फर्स्ट इन माय फैमिली हु गॉट दिस। माशाल्लाह। और मैं आपके साथ ये खुशी और शेयर करता हूँ। आपको पता है कि ताफ़ुज़ साहब को, बड़े ताफ़ुज़ साहब को जो अवार्ड मिला वो उस दिन मिला जिस दिन मुझे मिला। अच्छा, मैं और ताफ़ुज़ साहब इकट्ठे मुलाकात हुई वहाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। वाह वाह वाह, तो हम दोनों वहाँ इकट्ठे थे और साथ साथ बैठे हुए थे। वो भी अवार्ड ले रहे थे और मैं भी ले रहा था, और मुझे बड़ी खुशी थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट मेरे साथ बैठे हैं और हम दोनों एक ही दिन बड़ी मुलाकात, अपने काम का और मैं अपने काम का अवार्ड ले रहा हूँ। क्या बात। तो अल्लाह आपको और इज्जत और ज़्यादा आबरू दे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे इस अज़ीज़ दोस्त और प्यारे मौसीकार और प्यारे गलूकार और प्यारे म्यूज़िशन और प्यारे कंपोज़र का इतना खूबसूरत काम खुद देखा और सुना,
तो मुझे तो बिल्कुल समय नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह कंक्लूड करूं, सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे कंपोज़र, ऐसे बहुत सारे म्यूज़िशियन, ऐसे बहुत सारे गाने वाले जो फ़न पर जाएं और उसको अरूज तक देखें और उसको सारी ज़िंदगी करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर भी बुलाएंगे इन्हें और इन जैसे और बहुत अच्छे आर्टिस्टों को। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।